नमस्कार। आज हम अरुंधति रॉय के दूसरे उपन्यास द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस की दुनिया में गहराई से उतर रहे हैं। जी हाँ, काफी चर्चित उपन्यास रहा है ये भी। बिल्कुल। हमारे पास इसका एक गहरा विश्लेषण है, एक समीक्षा है जो उपन्यास के पन्ने तो पलटती है पर कहानी के जो अहम मोड़ है उन्हें बचा कर रखती है। अच्छा, यानी स्पॉइलर फ्री। हाँ, स्पॉइलर फ्री। तो आज हम इसी समीक्षा के आईने में देखेंगे कि भाई इस उपन्यास में क्या खास है, इसके किरदार कैसे हैं, इसकी बुनावट मतलब स्ट्रक्चर कैसा है और ये कौन से मुद्दे उठाता है। मकसद ये समझना है कि इस किताब में ऐसा क्या है जो पढ़ने वालों को अपनी तरफ खींच सकता है या शायद नहीं भी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहली बात जो एकदम सामने आती है वो ये कि ये कोई सीधी सपाट कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। समीक्षा इसे एक बहुस्वर कोलाज कहती है, मतलब जैसे कई अलग अलग आवाजें, अलग अलग जिंदगियां एक साथ गूंथ दी गई हों। हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये उपन्यास एक जगह टिकता ही नहीं है। कभी दिल्ली की गलियों में चला जाता है, कभी कश्मीर की वादियों में, कभी कब्रिस्तानों में, तो कभी सरकारी दफ्तरों में। अच्छा। और किरदार वो लोग हैं जिन्हें अक्सर कहानियों के हाशिए पर रखा जाता है ना। यहाँ वो बिल्कुल सेंटर में हैं। जैसे कौन? जैसे हिजड़ा समुदाय के लोग, दलित कार्यकर्ता, कश्मीरी विद्रोही, फिर वो खुफिया अफसर, बेघर लोग, मतलब सबकी अपनी कहानी है, अपना संघर्ष। समीक्षा इसे कई तरह से देखती है। ये समाज का आईना भी है, इतिहास का एक तरह से दस्तावेज भी, मोहब्बत की दास्तान भी है, और जो लोग खो गए उनका मातम भी है। वाह। हाँ, ये दिल्ली से लेकर कश्मीर तक, जिंदा लोगों से लेकर गुजर चुके लोगों तक, जैसे सबकी कहानी समेटने की एक कोशिश है। किरदारों की बात करें अगर जी, तो दो नाम खास तौर पर उभरते हैं इसमें। पहली अंजुम। जी, अंजुम। अंजुम जो एक हिजड़ा है, वो दिल्ली में एक पुरानी कब्रगाह के पास जन्नत गेस्ट हाउस नाम की एक जगह बनाती हैं। हाँ, कब्रगाह में ही। हाँ, और ये गेस्ट हाउस एक तरह का ठिकाना बन जाता है उन सबके लिए जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया है, कह सकते हैं। समीक्षा अंजुम को उपन्यास का नैतिक हृदय कहती है। नैतिक हृदय, हाँ। पर किसी भावुकता के चश्मे से नहीं। उनमें वो मतलब कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, वो जख्मी भी हैं और जिंदा दिल भी, दुनियादारी भी जानती हैं और रूहानियत भी समझती हैं। काफी कॉम्प्लेक्स किरदार। बिल्कुल। उनकी ये यात्रा हिजड़ा समुदाय से निकलकर सभी तरह के बेसहारा लोगों और यहाँ तक कि जानवरों के लिए पनाहगाह बनाने तक कहानी को एक अलग ही आयाम देती है। इसे एक तरह का वैकल्पिक समाज कह सकते हैं ना, जो सरकारी ढांचे के बाहर अपनी जगह बना रहा है। हाँ, बिल्कुल। और दूसरी अहम किरदार है तिलोत्तमा, यानी तिलो। हाँ। एक आर्किटेक्ट हैं जिनकी जिंदगी कश्मीर के उस लंबे और मुश्किल दौर से और दो आदमियों से उलझी हुई है। अच्छा, कौन है वो? नाम से भी जाना जाता है। ओके। तिलो को समझना आसान नहीं है। वो तेज तर्रार है, अपनी दुनिया में रहती है और किसी की पकड़ में आसानी से नहीं आती। रहस्यमयी सी। हाँ, कुछ वैसा ही। और तिलू का किरदार वो उस मध्यवर्गीय दुनिया पर सवाल खड़े करता है जिस पर उपन्यास की आलोचनात्मक नजर है। समीक्षा के मुताबिक वो समाज की बनी बनाई दीवारों में एक दरार की तरह है। दरार मतलब उसके जरिए वफादारी, सच बोलने की हिम्मत और मुश्किल हालात में किसी का साथ देने या ना देने जैसे वो गहरे सवाल उठते हैं। हाँ, और ये कि मुश्किल वक्त में कौन साथ देता है कौन नहीं, है ना? बिल्कुल। और इन दो मुख्य किरदारों के अलावा और भी बहुत से लोग हैं। दलित, मुस्लिम, एक्टिविस्ट, सरकारी बाबू, वकील, आशिक, भागे हुए लोग, मतलब पूरी भीड़ है। पढ़ाने वाले मोहरे नहीं लगते, बल्कि जीते जागते इंसान लगते हैं। ये तो हुई किरदारों की बात जो कहानी को एक तरह से जीते हैं। पर समीक्षा के हिसाब से ये कहानी असल में कहना क्या चाहती है? इसके बड़े मुद्दे मतलब थीम्स क्या हैं? हाँ, ये जरूरी सवाल है। पहला और शायद सबसे बड़ा सवाल है, इस देश में, इस राष्ट्र में कौन अपना है और कौन पराया? किसे नागरिक माना जाता है, किसकी गिनती होती है और किसे सिस्टम बाहर फेंक देता है? बहुत बड़ा सवाल है ये। उपन्यास का शीर्षक है मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, यानी परम सुख का मंत्रालय। इसमें एक तीखा व्यंग तो साफ झलकता है, पर यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। कहाँ पर? क्योंकि ये सिर्फ व्यवस्था पर तंज नहीं है, बल्कि हाशिए पर पड़े लोगों के लिए इज्जत और सुरक्षा की एक असली राजनीतिक मांग भी है। ये सवाल उठाता है कि क्या विकास और चुनाव ही सब कुछ है या इंसान की गरिमा भी कोई मायने रखती है? बिल्कुल। और दूसरा अहम मुद्दा है सीमाओं और श्रेणियों का। समाज और सरकार ने हमें पहचान के कितने खानों में बांट रखा है, लिंग, धर्म, जाति, वर्ग, नागरिकता। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इंसानी जिंदगी इन लकीरों और बक्सों में कहाँ समाती है? अंजुम का हिजड़ा होना,
तिलों का किसी भी खेमे में फिट होने से इनकार करना, या वो बच्चा जिसे कोई एक नहीं बल्कि पूरा समुदाय मिलकर पालता है। अच्छा, एक बच्चा भी है। हाँ, ये सब दिखाते हैं कि जिंदगी कितनी उलझी हुई और इन सरकारी श्रेणियों से कितनी बड़ी है। उपन्यास दिखाता है कि ये श्रेणियां कैसे नाकाफी हैं और कभी-कभी कितनी क्रूर हो सकती हैं। तीसरा बड़ा विषय है हिंसा और उसकी यादें। गुजरात के दंगे, कश्मीर का विद्रोह, पुलिस की बर्बरता, ये सब बड़ी घटनाएं किरदारों की निजी जिंदगी का, उनकी यादों का हिस्सा बन जाती हैं। हाँ, ये उपन्यास के अहम हिस्से हैं। लेकिन हिंसा को यहाँ सनसनीखेज तरीके से नहीं दिखाया गया है। समीक्षा कहती है कि हिंसा यहाँ प्रशासनिक है। प्रशासनिक मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी वो जो फाइलों में, सरकारी आदेशों में और कानूनों की भाषा में छिपी होती है। उपन्यास का गुस्सा इस बात पर है कि कैसे मामूली दिखने वाली कागजी कार्रवाई भी लोगों की जिंदगी तबाह कर सकती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। और चौथा, जो शायद सबसे उम्मीद भरा पहलू है, वो है देखभाल को, केयर को एक राजनीतिक हथियार की तरह देखना। देखभाल कैसे? अंजुम का जन्नत गेस्ट हाउस, जो किसी भी पल उजड़ सकता है, टिकाऊ नहीं है, फिर भी वो एक अलग तरह की राजनीति पेश करता है। आपसी देखभाल की, मेहमान नवाजी की, टूटी हुई चीजों और जिंदगियों को जोड़ने की। ये एक जरूरी सवाल खड़ा करता है कि जब राष्ट्र या सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम हो, तो क्या आपसी सहारे और देखभाल के ये छोटे छोटे द्वीप ही जीने का तरीका और विरोध का एक रूप बन जाते हैं? ये तो बहुत गहरा विचार है। अच्छा, अगर हम लिखने के अंदाज की बात करें तो समीक्षा कहती है कि भाषा एक साथ कई रंग बदलती है। हाँ, भाषा पर तो रॉय की पकड़ मानी हुई है। बिल्कुल, कहीं बहुत काव्यात्मक मतलब लिरिकल, दिल को छू लेने वाली, तो कहीं तीखी, व्यंग्यात्मक, सटायरिकल, और कहीं एकदम सपाट, दस्तावेजी। आपको खूबसूरत वाक्य मिलेंगे और फिर अचानक सरकारी दफ्तरों में इस्तेमाल होने वाले छोटे नामों मतलब एक्रोनिम्स की लिस्ट आ जाएगी, या कोई ब्यूरोक्रेटिक मेमो, या फिर कोई नर्म सी लोरी। अच्छा, इतना वेरिएशन? हाँ, ये अलग अलग तरह की भाषाओं का मिश्रण जानबूझकर किया गया लगता है, शायद दुनिया की इसी मिली-जुली सच्चाई को दिखाने के लिए। और कहानी कहने का तरीका यानी संरचना भी पारंपरिक नहीं है, जैसा हमने शुरू में कहा था। एक तकनीक है मोन्टाज। मोन्टाज? जैसे फिल्मों में होता है। हाँ, बिल्कुल। जैसे फिल्म में अलग अलग सीन तेजी से बदलते हैं, कहानी बिना बताए वक्त और जगह में कूद जाती है। पाठक को खुद ही इशारों को पकड़ना होता है, जैसे कोई नाम दोबारा सुनने पर या कोई छोटा किरदार बाद में अहम बनकर उभरने पर। यह पाठक से थोड़ी मेहनत मांगता है। ध्यान देना पड़ता है। बिल्कुल। दूसरा, कहानी कई नजरियों से कही गई है, मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ व्यू। कुछ हिस्से अंजुम के इर्द गिर्द घूमते हैं और तीसरे पुरुष में लिखे गए हैं। ओके। कुछ हिस्से बिप्लब दास गुप्ता की डायरी या नोट्स जैसे हैं, जो पहले पुरुष में हैं, और व्यवस्था पर एक अंदरूनी, कभी-कभी सिनिकल नजरिया पेश करते हैं। और कुछ हिस्से तिलों की नोटबुक और चिट्ठियों पर आधारित लगते हैं। अच्छा, तो अलग-अलग किरदारों के नजरिए से। जी। और तीसरा, जिसे तथ्यात्मक रिसाव कहा जा सकता है, फैक्चुअल सीपेज। वो क्या होता है? यानी असली घटनाएं और खबरें कहानी में ऐसे घुल-मिल जाती हैं कि कई बार लगता है हम कोई रिपोर्ट पढ़ रहे हैं। ये पिछले कुछ दशकों के भारतीय इतिहास के मुश्किल दौर का एक खाका खींचता है, लेकिन हमेशा किरदारों के अनुभवों के जरिए। समीक्षा ये भी मानती है कि ये बिखरा हुआ ढांचा शायद हर किसी को पसंद ना आए। जिन्हें कसी हुई एक सीधी रेखा में चलने वाली कहानी पसंद है, उन्हें ये ढीला या भटकावा लग सकता है। हाँ, हो सकता है। लेकिन जो पाठक कहानी के धीरे धीरे खुलने, अलग अलग टुकड़ों के जुड़कर एक बड़ी तस्वीर बनाने का लुत्फ उठाते हैं, उन्हें ये मोज़ेक जैसी बनावट शायद ज्यादा गहरी और असरदार लगे। चलिए, अब समीक्षा के आधार पर उपन्यास की खूबियों और कुछ संभावित कमजोरियों पर नजर डालते हैं। सबसे बड़ी खूबी बताई गई है अंजुम का किरदार। हाँ, अंजुम वाकई यादगार है। समीक्षा उसे हाल के फिक्शन के सबसे यादगार और मानवीय किरदारों में से एक मानती है। वो मजाकिया है, कभी-कभी छोटी सोच वाली भी, अपनी आस्था में पक्की है और दिल की बहुत बड़ी है। उसमें जिंदगी के सारे रंग हैं, पूरी तरह जीवंत। हाँ। दूसरी खूबी कश्मीर से जुड़े हिस्से हैं। इनमें सहानुभूति है पर भावुकता नहीं। किरदारों को किसी विचार का प्रतीक नहीं बनाया गया है। ये जरूरी है। इतिहास की बड़ी और हिंसक घटनाओं के बीच भी कहानी इंसानी जज्बातों और रिश्तों पर अपनी पकड़ बनाए रखती है। बिल्कुल। तीसरी है भाषा का जादू।
हर वाक्य में ताजगी है, गजब की कल्पनाशीलता है। ऐसी तस्वीरें जो चौंकाती हैं पर बनावटी नहीं लगती, ऐसे चुटकुले जो सटीक निशाना लगाते हैं, और ऐसे रूपक जिनमें गहरा नैतिक अर्थ छुपा है। भाषा तो रॉय की ताकत है ही। और चौथी खूबी है नैतिक स्पष्टता। उपन्यास खुलकर राजनीतिक है, अपनी बात रखता है, लेकिन ये किसी पार्टी का प्रचार नहीं करता। ये सत्ता के कारनामों पर उंगली रखता है, लेकिन साथ ही इंसानों की अंदरूनी जटिलताओं, उनकी अच्छाई बुराई सबका सम्मान करता है। जहां तक कमजोरियों की बात है, समीक्षा कुछ चीजों की तरफ इशारा करती है। पहला, कभी-कभी जानकारी का बोझ ज्यादा हो जाता है। अच्छा, मतलब बहुत ज्यादा फैक्ट्स। हाँ, कहानी रुककर किसी कानून, किसी घटना के पीछे का इतिहास या किसी सरकारी शब्द का मतलब समझाने लगती है। ये जानकारी जरूरी हो सकती है, लेकिन कभी-कभी लगता है जैसे कहानी के बीच में कोई लेख आ गया हो, जिससे पढ़ने का प्रवाह टूटता है। हाँ, वो थोड़ा खटक सकता है। दूसरा, ऐसा लगता है कि उपन्यास बहुत कुछ समेटने की कोशिश करता है। हर जख्म, हर अन्याय, हर विरोध। इस कोशिश में कहानी की रफ्तार कहीं-कहीं धीमी पड़ जाती है। कुछ पाठकों को बीच का हिस्सा शायद जरूरत से ज्यादा भरा हुआ या बिखरा हुआ लग सकता है। ओके, पेसिंग इश्यूज कह सकते हैं। और तीसरा, किरदारों का मिलना जुलना। कभी-कभी ऐसा लगता है कि किरदारों का आपस में टकराना कहानी की जरूरत के हिसाब से कुछ ज्यादा ही सुविधाजनक है, कोइंसिडेंस जैसा। अच्छा, मतलब संयोग कुछ ज्यादा हो जाते हैं। हाँ, जैसे कहानी की किसी खास मोड़ पर दो किरदारों का मिलना जरूरी था, इसलिए वो मिल गए, चाहे वो कितना ही अविश्वसनीय क्यों ना लगे। हालांकि समीक्षा कहती है कि उपन्यास का थोड़ा मिथकी अंदाज इसे कुछ हद तक जायज ठहराता है, पर यह सवाल उठ सकता है जो अक्सर विवादों में रहती है, इस उपन्यास में भी सुनाई देती है। हाँ, वो तो है। समीक्षा इसे उपन्यास की कमी नहीं, बल्कि उसकी पहचान मानती है। एक तरह से ये उस उपन्यास का हिस्सा ही है। हाँ, लेकिन इसका एक जोखिम भी है। जो पाठक राजनीतिक बहसों से बचना चाहते हैं या जिन्हें रॉय के विचारों से असहमति है, वो उपन्यास को उपदेशात्मक या प्रोपेगेंडा कहकर खारिज कर सकते हैं। हाँ, ये मुमकिन है। और किरदारों की कहानियों तक पहुंचने से पहले ही किताब बंद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आकर्षक बात यह है कि उपन्यास के सबसे मजबूत तर्क कहानी के जरिए ही आते हैं। वो कैसे? ये बड़े-बड़े राजनीतिक सवाल नहीं पूछता, बल्कि छोटे इंसानी सवाल पूछता है। आज रात किसे खाना और सिर छुपाने की जगह मिलेगी? किसके आंसुओं को दुनिया देखेगी और पहचानेगी? कौन किससे प्यार कर सकता है और कौन नहीं? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हुए उपन्यास राजनीति की बड़ी-बड़ी बातों को रोजमर्रा की जिंदगी की सच्चाइयों में बदल देता है। यही इसकी असली ताकत है। ये बहुत अच्छी बात कही। अच्छा, अगर इसकी तुलना रॉय के पहले उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स से करें, तो दोनों कितने अलग हैं? अरे बहुत अलग हैं। पहली किताब ज्यादा कसी हुई थी, एक छोटा शहर, एक परिवार, एक दुखद घटना, और उसकी भाषा और बनावट बहुत सधी हुई, चकाचौंध करने वाली थी। हाँ, वो तो थी। मिनिस्ट्री का कैनवस बहुत बड़ा है, इसका गुस्सा ज्यादा खुला है, ये ज्यादा सार्वजनिक मुद्दों पर बात करती है। पहली किताब फुसफुसाहट की तरह थी, ये खुले मैदान में हो रही बहस जैसी है। दिलचस्प तुलना है। ये पूरी तरह पाठक की पसंद पर निर्भर करेगा। कुछ को पहले उपन्यास की नफासत और बारीकी ज्यादा पसंद आएगी, दूसरों को इस दूसरे उपन्यास की महत्वाकांक्षा भाएगी। एक पूरे देश के बिखराव, उसके जख्मों और उसकी उम्मीदों का नक्शा बनाने की कोशिश, दोनों अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है। तो आखिर में सवाल ये कि ये किताब किसे पढ़नी चाहिए? समीक्षा के हिसाब से उन पाठकों को जिन्हें समाज का बड़ा चित्र दिखाने वाले उपन्यास पसंद है, जैसे सलमान रुश्दी का फैलाव, लेकिन शायद कम चकाचौंध के साथ, या जॉन डॉस पासोस की मोन्टाज तकनीक पर यहाँ ज्यादा भावनात्मक गर्मी है। अच्छा। और वो पाठक भी जो कश्मीर, लिंग भेद, जाति और सत्ता के आम लोगों पर पड़ने वाले असर को समझना चाहते हैं, लेकिन सरकारी रिपोर्ट्स या अकादमिक लेखों के बजाय किरदारों की कहानियों के जरिए। हाँ, और उन पाठकों को भी ये पसंद आ सकती है जो कहानी कहने के गैर पारंपरिक तरीकों से नहीं घबराते, जो एक किताब पर भरोसा करने को तैयार हैं कि भली वो शुरू में बिखरी लगे, लेकिन धीरे धीरे उसके सारे धागे जुड़ेंगे और एक गहरा मतलब सामने आएगा। मतलब धैर्य चाहिए। हाँ, ये धैर्य की मांग करती है, लेकिन अंत में शायद उसका इनाम भी देती है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? समीक्षा के आईने में देखें तो द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस एक जानबूझकर फैलाया गया, शायद थोड़ा अव्यवस्थित, लेकिन दिल से लिखा गया उपन्यास है। ये एक बड़ी, जख्मी और दरियादिल कहानी है जो उन जिंदगियों को सामने लाने पर जोर देती है जिन्हें सत्ता और समाज अक्सर अनदेखा कर देते हैं या मिटा देना चाहते हैं। ये पढ़ते हुए कहीं कहीं आपके सब्र का इम्तिहान ले सकती है, पर बहुत मुमकिन है कि यह आपके अंदर
दूसरों के दर्द को महसूस करने की भावना को और गहरा कर दे। समीक्षा का अंतिम निष्कर्ष यह है कि ये किताब एक दुर्लभ चीज पेश करती है, एक मजबूत राजनीतिक नजरिए के साथ साथ इंसानी प्यार और देखभाल में एक गहरा जिद्दी यकीन। यकीन। इसे समझने के लिए इसे इसकी शर्तों पर पढ़ना होगा, इसके बिखराव को स्वीकार करना होगा, इसमें छुपी देखभाल और मरम्मत के छोटे छोटे लम्हों पर ध्यान देना होगा। ये कोई आसान समाधान या कतारसिस नहीं देती, बल्कि मुश्किल हालात में पनपने वाली एक नाजुक सी आकस्मिक उम्मीद जगाती है। आकस्मिक उम्मीद, वाह। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं जो सीधे समीक्षा से ही उपजा है। जी। ये उपन्यास एक टूटे हुए बिखरे हुए समाज को दिखाने के लिए कहानी कहने का एक बिखरा हुआ तरीका अपनाता है। जी। तो क्या आज के दौर के जटिल राष्ट्रीय पहचानों, उनके अंदरूनी विरोधाभासों को पकड़ने के लिए साहित्य के पास ऐसे ही और नए, शायद चौंकाने वाले तरीके हो सकते हैं या होने चाहिए? बहुत दिलचस्प सवाल है, सोचने लायक। हाँ, इस पर सोचेगा जरूर।